मुरैना से बड़ी खबर की बात करेंगे। मुरैना में दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में जमकर गोलियां चली हैं, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। मुरैना के सिटी कोतवाली क्षेत्र इस्लामपुरा की यह घटना आपको बता रहे हैं। पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है पूरा ही इलाका। दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद में जमकर गोलियां चली हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की ये तस्वीरें हैं। मुरैना के सिटी कोतवाली क्षेत्र इस्लामपुरा की घटना आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, दो पक्षों में विवाद, गोलियां भी चली है, किस बात को लेकर विवाद हुआ जो इतना विवाद आगे तक बढ़ गया? देखिए, 2 दिन पहले मुरैना के इस्लामपुरा में ये पूरा वाकया हुआ था। यहाँ 2 गुटों में विवाद हुआ था मामूली बात को लेकर, और वो विवाद लगातार बढ़ता रहा। आज उसी विवाद के चलते यहाँ दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उसके बाद पथराव हुआ और फिर यहाँ पर फायरिंग की घटना भी सामने आई है। मौके पर हालात नाजुक देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। जो पूरा इलाका है इस्लामपुरा मुरैना कोतवाली थाना क्षेत्र में, उसका पुलिस छावनी के रूप में इसे तब्दील कर दिया है। और पुलिस और प्रशासन का अब यही प्रयास है कि किसी तरह से ये उपद्रव आगे ना फैले, और इसके लिए जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि है, उनके जरिए भी दोनों पक्षों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए इलाके में पुलिस बल तैनात है, और फिलहाल हालात जो है वो काबू में हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। मंदसौर की बात करेंगे। 15 साल के किशोर की लाश मिली है। 8 फरवरी की सुबह से लापता था। विजेश जंगल में लाश मिली है। विजेश प्रजापत की लाश मिली है। विजेश की हत्या की आशंका, जांच फिलहाल जारी है। गुराड़िया प्रताप गांव का है। विजेश सुहासरा के सेमिनरी स्कूल में 10वीं का छात्र था। आठ फरवरी की सुबह से लापता था विजेश। ये बड़ी खबर। 15 साल के किशोर की लाश मिली है जंगल में। विजेश प्रजापत की लाश मिलने की खबर है। विजेश की हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल जांच जारी है। गुराड़िया प्रताप गांव करने वाला था विजेश। पंद्रह साल के किशोर की लाश मिली है। हत्या की आशंका जताई जा रही है। 8 फरवरी की सुबह से गायब था विजेश। अब जांच पड़ताल इस पूरे ही मामले में जारी है। तो 15 साल के किशोर की लाश मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मंदसौर की खबर है। 15 साल के किशोर की लाश मिली है। हत्या की आशंका जताई जा रही है और इस पूरे मामले में ही जांच पड़ताल चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए नरेंद्र धनोतिया जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताइए।
देखिए रितु, मंदसौर जिले के सुमात्रा थाना क्षेत्र के गुरुराया प्रताप का 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला ये छात्र है जो 8 फरवरी को घर से स्कूल की कह करके गया था और तब से घर नहीं पहुंचा था। परिजनों ने उसी दिन सुमात्रा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी और आशंका जताई थी कि इसका अपहरण हो सकता है और पुलिस लगातार गुमशुदगी दर्ज करने के बाद इसकी तलाश कर रही थी और आज पुलिस को सूचना मिली कि एक बोरे में बंद लाश सुमात्रा के गणेश मगरे पर पड़ी है। पुलिस ने वहां जाकर उसकी तस्दीक की तो बोरे में से विजेश की लाश निकली और पुलिस अधिकारियों से अभी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अभी ये जानकारी मिली है कि गला घोट के इसकी हत्या की गई और हाथ बंधे हुए थे। तो पुलिस कल इसका पूरा खुलासा कर सकती है। फिलहाल लाश को बरामद कर पीएम के लिए भेज दिया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नारायणपुर से खबर है, नक्सलियों के कायराना करतूत सामने आई है। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू को गोली मारी गई। नक्सलियों ने घर में घुसकर गोली मारी है। इलाज के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष की मौत की खबर है। सागर साहू को सिर में गोली लगी थी। नारायणपुर के एसपी ने पुष्टि की है, घर में टीवी देख रहे थे बीजेपी जिला अध्यक्ष। उसी दौरान ये घटना घटित हुई। छोटी डूंगर थाना से महज 50 मीटर दूर की ये घटना है। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस ने किया है संविधान संशोधन समिति का गठन। 85वें अधिवेशन को लेकर संशोधन किया है। समिति का गठन अंबिका सोनी को बनाया है। समिति का अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे। संयोजक केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, अजय माकन सदस्य होंगे। कुल 8 लोग बनाए गए हैं समिति के सदस्य। 24 से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में महाअधिवेशन होगा। चुनावी साल में एमपी में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 7 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। शशेंद्र चौहान एआईजी पीएचक्यू, वैष्णव शर्मा एआईजी पीएचक्यू, रगाकी डेका एसीपी ट्रैफिक जोन भोपाल, प्रियंका शुक्ला एएसपी जबलपुर, अभिनय विश्वकर्मा एसीपी इंदौर जोन 4, ऋषिकेश मीणा ग्वालियर एएसपी, विनोद कुमार मीणा एएसपी उज्जैन। राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। गोपाल खंडेल एसपी पीटीएस सागर, सुरेंद्र जैन एसपी पीटीएस रीवा, प्रभात चौबे एसपी पीटीएस उज्जैन, प्रतिभा पटेल एसपी पीटीएस उमरिया। होम डिपार्टमेंट ने जारी किए सभी आदेश। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। अस्पताल में गर्भ में बच्चे की मौत के बाद हंगामा देखने को मिला है। काटजू अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। परिजन ने अस्पताल के गेट पर धरना दिया। लापरवाही बरतने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। टीडी नगर टीआई पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है और कार्रवाई न करने का आरोप लगाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा अस्पताल के अधीक्षक से फोन पर ही बातचीत की। पीसी शर्मा ने मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। भोपाल की ये खबर आपको बता रहे हैं। लापरवाही अस्पताल की ओर से हुई है और ये मामला सामने आया है। कृति डायग्नोस्टिक पे मैंने 4 तारीख को एक जांच करवाई थी, टारगेट स्कैनिंग, जो कि बच्चे की छोटी से छोटी अगर कमी हो उसको पकड़ने के लिए। तो बोला गया कि मेरा बच्चा नॉर्मल है। मैंने 4 बार पूछा मैडम से, बोला बच्चा नॉर्मल है, बच्चे को कोई दिक्कत नहीं और माँ भी बढ़िया है। इसके बाद जब यहाँ मैंने 7 तारीख को एडमिट करा तो यहाँ से भी इलाज नहीं हुआ। 8 तारीख को सुबह बोल दिया गया ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट के बाद कि आपको और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्चार्ज हो जाइए। और हम लगातार कह रहे हैं सरकार को, स्कॉटजू अस्पताल को,
पूरी ये व्यवस्थाएं होती थी यहाँ, बच्चों का इलाज और जो प्रेग्नेंट महिलाओं का इलाज। लेकिन वो सब कुछ होने के बाद भी इसमें ध्यान दिया नहीं जा रहा है और डॉक्टर्स की हो गई कमी, स्टाफ हट गया, पूरा वो हो गया। तो इस पूरे मामले में इन सब चीज़ों को विधानसभा में उठाएंगे। जबलपुर की बात करते हैं, जहां की अपनी विहार कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला प्रशासन के अधिकारी नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अमले के साथ ही कॉलोनी को तोड़ने पहुंच गए। जैसे ही अमला कॉलोनी पहुंचा तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई को स्थगित करवाया और लोगों को भरोसा दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए बीच का रास्ता निकाला जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास तमाम दस्तावेज मौजूद हैं। शासन और प्रशासन को उनका घर तोड़ने के पहले तमाम जांच कर लेना चाहिए और उचित निर्णय लेना चाहिए। धारा 307 के तहत 24 घंटे के अंदर अंत में दिया, 24 घंटे में भवन तोड़ने के लिए, क्योंकि इनके पास नक्शा नहीं है। जबलपुर शहर की 75% आबादी के पास नक्शा नहीं है। इस एरिया में सन 1900 सर क्या है कि ऐसी जानकारी कल मिली सूत्रों के माध्यम से कि कल सवेरे मतलब नहीं, नोटिस तो खैर आई अलग चीज़ है, नोटिस आई मकान तोड़ने के लिए, फिर ये भी जानकारी मिली कल मतलब यानी कि कल यहाँ पर मतलब यानी पुलिस बल और अतिक्रमण दस्ता आएगा मकानों को तोड़ने के लिए। उस कारण लोग रात से लोग सो नहीं पाए, सवेरे मतलब पूरी जनता यहाँ पर इकट्ठी थी। उसके बाद जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर आए, सब लोग साथ में थे, सब लोगों के बीच में सब लोगों ने अपनी समस्या रखी हुई है कि हम लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई लगा दी, प्लाट ली 8-8, 10-10 लाख के 20-20, 30-30 लाख रोज में खर्च किए, तो पूरी जीवन भर की पूंजी लगी हुई थी, मकान टूट गया तो हम लोग जाएंगे कहाँ। 662 पर जो अवैध निर्माण किया गया है और जो अवैध कॉलोनी बनाई गई है उस पर कार्यवाही करने का शासन ने निर्देश दिया था। उसके तहत आज कार्यवाही करना है और अमला इकट्ठा है और ये ज़रूर है कि उसमें एसडीएम और सीएसपी ये सब लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की। जबलपुर में पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी मामले में पेट्रोल पंप के खिलाफ प्रशासन एक्शन मूड में है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति और नापतोल विभाग के साथ पेट्रोलियम कंपनियों की संयुक्त टीम शहर के किसी भी पेट्रोल पंप पर दबिश देकर वहां की गड़बड़ियों का पता लगाएगी। बता दें कि पिछले दिनों हाईकोर्ट के जज सरबजीत सिंह मोखा के पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने गए थे, जहां 50 लीटर के पेट्रोल टंकी में 57 लीटर पेट्रोल डाला गया था। जिसके बाद पेट्रोल पंप की चोरी पकड़ी गई तो वहीं पेट्रोल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। निर्देश के पालन में कार्रवाई शुरू करा दी गई है और बीच में हमने 2 पंपों के सैंपल भी लिए हैं, जिसके सैंपल परीक्षण हेतु सैंपल भेजा गया है और रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। और उसी के परिपालन में आगे हमने कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार टीम गठित भी की है, जो समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण करेंगी, सैंपल लेंगी और रिपोर्ट देंगी। उसके अनुसार तदनुसार कार्रवाई आगे। एक न्यायाधीश की गाड़ी में तय सीमा से अतिरिक्त पेट्रोल जाने के बाद ये बात सामने आई कि शायद कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप कर्मचारी गड़बड़ी कर रहे हैं। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। सिटी फ्यूल्स ये वही पेट्रोल पंप है जहां बीते दिनों एक जज द्वारा पेट्रोल डलाया गया था, लेकिन जो तय इसकी सीमा थी 50 लीटर, उससे अधिक पेट्रोल जो है कार में आ गया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया, शिकायत की गई, इस पंप को सील कर दिया गया। फिलहाल कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी पेट्रोल पंप जितने शहर में मौजूद हैं उन सभी की जांच की जाए। इस हेतु 4 सदस्यीय समिति का भी गठन कर दिया गया है, जो अब हर पेट्रोल पंप की जांच कर रहेगी, क्या उसकी गुणवत्ता है और क्या मशीनों का जो मानक तय है, क्या उसके हिसाब से ही पेट्रोल और डीजल निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। तो बेशक अब जाकर नींद से प्रशासन जागा है और सभी पेट्रोल पंप्स पे इस प्रकार की जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। एनएचएम में स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आई। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि हुई है, क्योंकि गैंग से मिला पर्चा और भर्ती परीक्षा में आने वाला पेपर हूबहू मिला है। इस बात की पुष्टि खुद पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान पकड़े गए परीक्षार्थियों ने कबूली है। उन्हें परीक्षा से पहले ही उन सवालों को बताया गया जो बाद में परीक्षा के पेपर में आने वाले थे। वहीं मामले में पुलिस ने देर रात एक कोचिंग संचालक को भी हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि कोचिंग संचालक ने ही
गैंग से डील की थी। कोचिंग संचालक के जरिए ही पुलिस पेपर लीक गैंग तक पहुंची थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच ने दुष्कर्म के आरोपित की जमानत पर सुनवाई करते हुए आश्चर्य जताया है। साथ ही ये भी कहा कि ये कैसे संभव है कि जिसके साथ दुष्कर्म हो रहा है वही उसका वीडियो बना रखी है। कोर्ट ने तथ्यों को देखने के बाद आदेश दिया कि वीडियो सीडी को महाधिवक्ता कार्यालय में पेश किया जाए और सरकारी वकील वीडियो सीडी बिना सेव किए देखें। कोर्ट को इस स्थिति से अवगत कराए कि संबंध सहमति से हैं या फिर जबरदस्ती। इस मामले में अब 15 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। अपने आर्ग्यूमेंट्स में ऑनरेबल कोर्ट से गुजारिश की कि अभियुक्त्री की अपने स्वयं की एफआईआर और 164 के बयान में ये बात कैटेगोरिकली कही गई है कि उसने बलात्कार के वक्त अपने मोबाइल से वीडियो बनाया। तो डायरेक्शन दिया है कि सरकारी वकील इस वीडियो को पुलिस के ही इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हुए इस तथ्य को एग्जामिन करें कि जो वीडियो अभियुक्त्री ने बनाया है ऐसा कहते हुए कि उसका बलात्कार हुआ, तो उसमें क्या वो कंसेंटिंग पार्टी है या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती वाकई हुई है। उज्जैन के महाकाल मंदिर और महाकाल लोक का दर्शन करने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस बीच महाकाल लोक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें श्रद्धालुओं के साथ गाय का झुंड भी नजर आ रहा है। महाकाल लोक घूमने आए श्रद्धालु गायों से डरकर इधर उधर भाग रहे हैं। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए मंदिर समिति प्रति माह करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसके बावजूद महाकाल लोक में गायों के झुंड का इस तरह घूमने का वीडियो हैरान करने वाला है। खरगोन में अवैध शराब से भरी कार के साथ 2 लोगों को आबकारी विभाग की टीम ने हिरासत में लिया। कार से 35 पेटी बियर और 5 पेटी देसी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। खरगोन जिले के भीकल गांव में पिस्टल की नोक पर बैंक लूटने का प्रयास बैंककर्मी की सतर्कता से विफल हो गया। बैंककर्मी गोलू पारी की सजगता और मुस्तैदी से एक आरोपी पकड़ा गया, वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। बैंक कर्मचारी के मुताबिक बैंक में 5,88,221 रुपए नगद और 143 गोल्ड लोन के पैकेट रखे हुए थे। अगर बदमाशों ने बैंक को निशाना बना देते तो 25 से 30 करोड़ रुपए की बड़ी लूट हो सकती थी। लेकिन ये दोनों व्यक्ति इंदौर से रोड से मोटरसाइकिल से चल के भीकनगाम तक आए थे और बुरखा पहन के और मास्क पहन के बैंक में प्रवेश किया। बैंक के जो कर्मचारी उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उनके पास कोई वेपन्स भी थे। तो अभी इनको हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। दूसरा जो आरोपी वहाँ से बच के निकल गया उसकी गिरफ्तारी प्रयास कर रहे हैं। ये फिनकेयर बैंक में जो प्रेमा फेशिया लगता है लूट करने का प्रयास है। इसमें बैंक के जो एम्प्लॉयज़ प्रबंधन हैं उसने काफ़ी कुशलता और सावधानी से काम किया, जिसके कारण ये आरोपी पकड़ा गया है। और फिर जो इनके साथ जो बंदा था जो मैंने पकड़ा, उनके साथ में एक बंदा और था, वो गन लोड करी उन्होंने और चलाने लगा तो गन लोड नहीं हुई और वो गोली नीचे गिर गई तो एक भाग गया और एक को मैंने पकड़ लिया। समथिंग 10 मिनट तक मैंने पकड़ के रखा। शाहजहांपुर के शुजालपुर में रेलवे ट्रैक के नजदीक बाउंड्री वॉल के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों और रेलवे अधिकारियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान रेलवे विभाग के जूनियर इंजीनियर ने आपा होते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस जवानों ने तत्परता दिखाते हुए इंजीनियर को ट्रैक से हटा दिया। श्योपुर में जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित बगड़ुआ गांव के नरसिंह मंदिर में पुजारी का विवाद खत्म नहीं हो रहा। पिछले महीने प्रशासन द्वारा मंदिर में नए पुजारी की नियुक्ति का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने नए पुजारी का विरोध किया।
नई पुजारी की नियुक्ति के संबंध में गांव में थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो उसी संबंध में आए थे। तो अभी बात हो गई है और अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो विवाद की स्थिति ऐसी हो। सुबह थोड़ा पूजा को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। मंडला के इंडोर स्टेडियम में खेले गए थांगता के फाइनल मुकाबले में एमपी को 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक मिले हैं। फाइनल मुकाबलों में मध्य प्रदेश की टीम दूसरे स्थान पर रही, तो वहीं मणिपुर की टीम ने बालक और बालिका दोनों ही वर्गों में प्रथम स्थान हासिल किया। मणिपुर से 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और कांस्य पदक जीता है। थांगता में एमपी को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। बता दें आपको, थांगता में 2 कांस्य पदक भी मिले हैं। दूसरे स्थान पर एमपी की टीम रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, देश थांगता में एमपी को स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। ग्वालियर से बड़ी खबर है। खेलो इंडिया में एमपी ने हॉकी में 2 मेडल जीते हैं। हॉकी में एमपी की पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता। एमपी ने उड़ीसा को 3-2 से हराकर जीता है गोल्ड। एमपी की गर्ल्स टीम ने सिल्वर मेडल जीता। फाइनल में झारखंड के गोल्डन पेनल्टी शूटआउट में हराया। झारखंड ने एमपी गर्ल्स को 4-3 से हराकर गोल्ड जीता है। थांगता खेल में एमपी को 1 गोल्ड, 2 सिल्वर मिले हैं। देश के दिल में खेलो इंडिया है। खेलो इंडिया में एमपी ने हॉकी में 2 मेडल जीते हैं। हॉकी में एमपी की पुरुष टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। एमपी ने उड़ीसा को 3-2 से हराकर गोल्ड हासिल किया है। हम लोग का एमपी के साथ मुकाबला था। एमपी को हम लोग पहले से सोच के रखे थे कि हराएंगे कह के, और हरा दिए। पहले से हम लोग उम्मीद करके आए थे झारखंड से कि हम लोग क्या बोलते हैं, जीत के जाएंगे बोल के हम लोग इरादा किए थे। गोल्ड लेके जाएंगे ये सोच के आए थे। मुकाबला कैसा रहा, किस तरह का? बहुत अच्छा। हम लोग का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा था। हमारे कोचेस बहुत सपोर्ट किए, प्लेयर लोग भी बहुत अच्छा सपोर्ट किए। पासिंग हम लोग का अच्छा हो रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम सबसे ज्यादा पदक लेकर तीसरे स्थान पर एमपी रहा। मध्य प्रदेश को मिले हैं 52 मेडल। सबसे टॉप पर महाराष्ट्र रहा है, दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। एमपी के इंदौर की एक ऐसी डिफ ब्लाइंड छात्रा की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो अपने जज्बे और हौसले की वजह से मिसाल पेश कर रही है। गुरदीप जो ना बोल सकती है, ना सुन सकती है और ना ही देख सकती है, इसके बावजूद जज्बा ऐसा कि एमपी बोर्ड में 10वीं के एग्जाम देगी। ये है इंदौर की गुरदीप जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती और देख भी नहीं सकती, लेकिन जज्बा ऐसा कि एमपी बोर्ड में 10वीं की परीक्षा देंगी। गुरदीप प्रदेश की पहली डिफ ब्लाइंड बच्ची होंगी जो 10वीं एग्जाम में बैठेंगी। गुरदीप को प्रशिक्षण देने वाली आनंद मुख बधिर संस्थान की प्रभारी डॉक्टर मोनिका पुरोहित ने बताया कि आमतौर पर मूक बधिर बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुरदीप डेफ ब्लाइंड है। ऐसे में उसकी पढ़ाई के लिए हमें अलग से तैयारी करानी पड़ी। हाँ, एक गुरदीप कौर नाम की एक बालिका है जो मूक बधिर के साथ में देख भी नहीं सकती है, और उसको हम टेक्टाइल साइनिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और 10वीं में जो विषय है उसको जो पढ़ रही है वो है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और अंग्रेजी। तो पूरा छूकर और इशारों की भाषा में उसको पूरा पढ़ाया जा रहा है, और जो वो रीडिंग करती है वो ब्रेल भाषा में अपनी बुक्स को पढ़ती है। और ये प्रदेश का हमारी नॉलेज में पहला ऐसा मामला है जहाँ पर इस तरह की बच्ची कक्षा 10वीं की इस साल परीक्षा देगी। एमपी बोर्ड को पत्र भी लिखा है? जी, हमने भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र भी लिखकर उसके लिए मूक बधिर राइटर की डिमांड करी है, क्योंकि ऐसा ही राइटर उसके साथ में लिख सकता, क्योंकि वो इशारों की भाषा में अपने उत्तर बताएगी और उसको लिखने वाला भी इशारों की भाषा को जानने वाली बालिका ही होना चाहिए। गुरदीप को पढ़ाने के लिए उंगलियों हथेलियों के स्पर्श से अर्थ समझाया जाता है। हथेलियों उंगलियों को अलग जगह से दबाया जाता है।
साथ ही शब्द के हिसाब से उंगलियों को मोड़ा भी जाता है। गुरदीप की छोटी बहन हरप्रीत ही गुरदीप का सबसे बड़ा सहारा है। वो हर पल अपनी बहन के साथ रहती है। गुरदीप का जन्म 10 फरवरी 1991 में हुआ था। 2 जुड़वा बहनों में गुरदीप बड़ी थी। दूसरी बच्ची की मौत हो गई। जन्म लेने के साथ ही दोनों बच्चियों को तबीयत खराब हो गई। एक की मौत के बाद गुरदीप को इनक्यूबेटर में रखा गया था। गुरदीप की उससे जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर की एक बड़ी लापरवाही के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर।